हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का यूरोपियन रेवोल्यूशन का 2.4 पार्ट। ओके, इसका टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? जो क्रांति लाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 के बाद की जो ईयर्स थे, द फियर रिप्रेशन ड्रूव मैनी लिबरल्स अंडरग्राउंड। जो क्योंकि देखो 1815 में क्या हो गया था, नेपोलियन हार गया था और वहाँ पर क्या आ गई थी, दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। मतलब जो लिबरलिज्म की मांग कर रहे थे वो सब क्या हो गए, सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। अब क्या किया जा रहा था, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जा रही थी। मतलब वहाँ की सेना से, वहाँ के राजा से छुप के लोगों को इकट्ठा करके समझाया जा रहा था लिबर्टी के बारे में। टू बी रेवोल्यूशनरीज एट द टाइम मीन टू commitment to oppose monarchical forms that had been established after Vienna Congress। इसमें रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता था, जो राजशाही तंत्र है उसका विरोध करना, जो कि वियना कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद चालू हुआ था। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, फाइट करते थे लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। Most of these revolutionaries also saw creation of nation states as a necessary part of struggle for freedom। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो थे वे नेशन स्टेट की डिमांड करते थे, उनको पता था कि नेशन स्टेट चाहिए ही चाहिए। वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी गिजिप मैजिनी। ये इनमें से एक रेवोल्यूशनरी हैं, जैसे यहाँ पर लाल बाल पाल हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, ऐसे गिजिप मैजिनी हैं। बॉर्न इन गेनेवा इन 1807 में पैदा हुए थे। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। वह सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने कार्बोनरी के। एज ए यंग ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है उनको देश निकाला दे दिया गया, बाहर, देश से बाहर निकाल दिया गया, वन में, जंगल में भेज दिया गया, जैसे रामचंद्र भगवान गए थे ना, उस प्रकार से। इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। 1831 में जब वो लिगुरिया में थे। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फाउंड किया। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सिलिस, पहली थी यंग इटली मार्सिलिस की, एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्ने। दोनों का नाम याद होना चाहिए, यंग इटली इन मार्सिलिस, यंग यूरोप इन बर्ने। whose member were like-minded young men from Poland, जो कि जैसा गिजिप मैजिनी सोचता था वैसा ही सोचते थे। जो लोग कहाँ के थे, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन स्टेट्स के। मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैजिनी बिलीव करते थे कि भगवान ने नेशंस को बनाया नेचुरली मैनकाइंड को यूनिट करने के लिए। सो इटली नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स। तो उनके हिसाब से क्या नहीं होना चाहिए, इटली को पैचवर्क, मतलब इटली को डिवाइडेड नहीं होना चाहिए अलग अलग पार्ट्स में। पैचवर्क स्मॉल स्टेट। इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। वह एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होनी चाहिए थी विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। मतलब एक कंप्लीट इटली होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। इससे क्या होगा, इटली के अंदर लिबर्टी आएगा। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी। उनके इसी आधार पर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। मैजिनी रिलेक्टेंट्स ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स। और जो मैजिनी का ये मोनार्की के विरोध था, लिबरलिज्म का मतलब फेवर करते थे, इससे जो कंजर्वेटिव्स थे वो थोड़ा सा डर गए। मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट एज मैटरनिच ने इनको डिस्क्राइब किया था, गिजिप मैजिनी को, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ओके बच्चा, एक पॉइंट और कर लेते हैं हमें आज इसका। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutionary in many regions of Europe such as Italian and German states। जैसे कि कंजर्वेटिव ट्राई टू
कंजर्वेटिव अपनी पावर को शो करना चाहते थे, अपनी पावर, अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते थे। वो दूसरी तरफ क्या हो रहा था, लिबरलिज्म को फेवर किया जा रहा था, जो कि इटली और जर्मन स्टेट्स में था। द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मैंने आपको पहले बताया था ऑटोमन एम्पायर कहाँ पे था, रिमाइंड कीजिए उस चीज़ को। आयरलैंड एंड पोलैंड, दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट, ये जो रेवोल्यूशन था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा था। टू एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट अमंग हुम वर प्रोफेसर, और मैंने आपको पहले भी बताया था जो रेवोल्यूशन के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल थे वो मिडिल क्लास थे, जिसमें कौन थे, प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर्स थे, कमर्शियल एंड मिडिल क्लासेस के। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन इटली इन 1830, पहला अपीवल कहाँ पर हुआ, 1830 में फ्रांस में। द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्टेड द पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815, ये बात बार बार आपको याद दिलाई जा रही है कि 1815 के बाद नेपोलियन जब हारा था तो दोबारा से बर्बन डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी, वरना ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स। अब 1830 में लिबरल्स ने दोबारा से उस डायनेस्टी को हटा दिया। हु इंस्टॉल्ड अ कमांड्स विद लुइस फिलिप एट हिज हेड, लुइस फिलिप जो इसका हेड बना था हटा दिया गया। अब एक ये फ्रेज़ आ रही है बच्चा, इसको अंडरलाइन कर लो। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold, एक फ्रेज़ है ये पूरा। जब मतलब अगर छोटी सी भी घटना फ्रांस में होगी तो उसका बहुत बड़ा रूप हमें कहाँ पर देखना पड़ेगा, पूरे यूरोप में। अगर इसको हम ऐसे समझें कि अगर फ्रांस में एक छींक आई है तो बाकी पूरे यूरोप को जुकाम तगड़ा वाला हो गया। मीन्स अगर कोई भी छोटी सी घटना फ्रेंच में होती है, फ्रांस में होती है, तो उसका बहुत बड़ा रूप हमें रेस्ट ऑफ यूरोप, बचे हुए यूरोप में देखने को मिलेगा। ये मेटरनिच का लाइन है, कई बार ये पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दिस। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड an uprising Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। जो जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ था उसमें ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम से ब्रेक हो गया था यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड्स से। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम दूसरी चीज़ देखें, ग्रीक की वार भी हो रही थी, वॉर भी हो रहा था इंडिपेंडेंस के लिए। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि रिमाइंड करो ऊपर वाले पैसेज में कि ग्रीक किसका, वो ऑटोमन एम्पायर कौन था, कहाँ पर राज होता था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा, तो ग्रीस है। और हमारा फ्रांस में कौन सा होता था, बर्मन एम्पायर का। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द ग्रीक विच बिगेन 1821 से वहाँ पर भी ग्रीस में भी होने लग गया था नेशनलिज्म के लिए विद्रोह। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, जो लोग वनों में रहते थे, जिनको देश निकाला दिया गया था, नेशनलिस्ट ऑफ ग्रीक को वहाँ से सपोर्ट मिलता था। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथाइजेस फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, और बहुत सारे वेस्ट यूरोप के लोग भी जो कि उनसे सहानुभूति रखते थे, उनके कल्चर से, ग्रीक कल्चर से, वो भी उनको सपोर्ट करते थे। पोइट्स और आर्टिस्ट लॉटेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो पोइट्स थे एंड आर्टिस्ट थे एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो कि उसको यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक पालना मानते थे। हैड एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, और वो क्या करते थे, मुस्लिम एम्पायर के विरोध में स्ट्रगल कर रहे थे। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड, जो इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे। वेन टू फाइट इन द वार, वॉर के लिए, फाइट के लिए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, और वो कब डेथ हो गई उनकी, 1824 में। फाइनली बेटा ये लाइन भी अंडरलाइन करने वाली है, एक तो ये वाली लाइन है द पोइट लॉर्ड बायरन वाली, और सेकंड लाइन है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। ये जो ट्रीटी है कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में रिकॉग्नाइज ग्रीस को कब आज़ादी मिली, कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1832 में। ओके, मैं आज इतना ही कराऊंगी, बाकी के स्लाइड्स कल करेंगे। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।